लोग घर वगैरह को तो किराए पर लेते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इक्विपमेंट्स को भी किराए के ऊपर लिया जा सकता है। जैसे कि कार भी आज की डेट में आप लीज पर ले सकते हैं या रेंटल पर ले सकते हैं। उसी तरह से आप लीज के ऊपर मशीनरी को यानी कि इक्विपमेंट को भी ले सकते। अब एक चीज को सोचने की कोशिश कीजिए, आपकी कोई कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है। अब आप जिस मशीन को परचेज करना चाहते हैं वो मशीन है 30 लाख रुपए की या 1 करोड़ की। अब उस मशीन को परचेज करने के लिए या तो आप बैंक लोन लेंगे, बैंक फाइनेंस लेंगे, या फिर आप अपनी खुद की पूंजी लगाएंगे। अब दोनों वे में देखें तो आपका बहुत एक बड़ी रकम आपकी जुट जा रही है जो आपको मशीन परचेज में लगानी पड़ेगी, जो कि एक फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि आप वही पैसा अपने बिजनेस में किसी और जगह पर लगा सकते थे जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे। तो वहीं से ये कंसेप्ट निकल के आता है इक्विपमेंट लीज फाइनेंसिंग का, जहां पर आप इक्विपमेंट को खुद परचेज ना करते हुए आप उसको किराए पर यानी कि लीज पर ले लेते हो एंड उसका इस्तेमाल करते हो। अब लीज की ये डिफरेंट टाइप्स होती है, जिनको हम वीडियो के एंड तक समझ आएंगे कि लीज की क्या टाइप होती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, वो सब चीजें यहां पर हम जान जाएंगे। अब जब आप लीज पर ले रहे हो उसका बेनिफिट क्या होता है? पहली चीज, आपके ऊपर कोई लोन नहीं चढ़ता। आपकी खुद की, अगर आप अपना पैसा खुद का भी लगा रहे हैं तो आपका वो पैसा किसी यूजफुल जगह पर आप लगा पाएंगे। अब मैंने लोन ही नहीं लिया तो मेरी जो क्रेडिट स्कोर थी वो भी बेटर बने रहेंगे, मेरी कंपनी डेब्ट फ्री रहेगी क्योंकि मैंने लोन लिया ही नहीं है। तो इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किस चीज का ज्यादा फायदा होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो मेरा नाम है आशीष जैन, मैं आपके लिए ऐसे ही जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन एंड सर्टिफिकेशन का कंटेंट लेकर के आता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन या सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं। एंड अगर आप भी अपने एग्जाम को पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं तो इन सभी के रिलेटेड फ्री पीडीएफ हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको सिंपली विजिट करना है iibf.info के ऊपर एंड वहां पर जाकर के फ्री साइन अप कर लेना है। उसके बाद पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड साथ के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास एक कंपनी है, ये XYZ कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है एंड अब यहां पर ये कोई मशीन को परचेज करना चाहती है। लेट्स से कि ये मशीन है जिसको ये कंपनी परचेज करना चाहती है एंड ये मशीन के ऊपर जो पैसा लगने वाला है हम कंसीडर कर लेते हैं कि 30 लाख रुपए की ये मशीन है जो इनको मार्केट से मिलेगी। अब इसके लिए इनके पास ऑप्शन क्या है कि या तो ये लोन ले लें बैंक से, लेट्स से केस कि 60% इन्होंने लोन ले लिया, 40% इन्होंने मार्जिन मनी जमा करवा दी एंड उसके बेस पर इन्होंने मशीन को परचेज कर लिया, या फिर ये अपने खुद का पैसा लगा करके यानी कि अपनी खुद की पूंजी लगा करके इस मशीन को टोटली परचेज कर सकते हैं, जिसको हम कैश परचेज कहते हैं। वो परचेज यहां पर की जा सकती है। अब सिंपल सी बात है कि हर एक फर्म जो भी यहां पर बिजनेस कर रही है उसको लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा चाहिए। अब यहां पर अगर हमें पैसा चाहिए, उस पैसे की जितनी अमाउंट हमें चाहिए उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इस इक्विपमेंट लीजिंग के थ्रू या फिर लीज फाइनेंसिंग के थ्रू। अब आपके पास एक एडिशनल एक तरीका बन जाता है लीज फाइनेंसिंग के थ्रू, जिसके थ्रू आपके पास पैसा बन जाता है। अब इससे पहले कि हम लीज फाइनेंसिंग को समझे, सबसे पहले इस वर्ड को हम ब्रेकअप कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले हम जो टर्म को समझने वाले हैं वो यहां पर टर्म है लीज, कि लीज एक्चुअल में होती क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दो पार्टीज के बीच में होगा। इसमें से एक पार्टी जो होती है उसको हम कहते हैं लेसर, दूसरी जो पार्टी होती है वो होती है लेसी। यानी कि दो पार्टीज होंगी, एक पार्टी होगी लेसर के नाम से, दूसरी पार्टी होगी लेसी के नाम से। ये यहां पर रिलेशनशिप है इन पार्टीज के बीच में। अब लेसर कौन सी पार्टी है, लेसी कौन सी पार्टी है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। अब यहां पर लेट्स से कि एक पर्सन है ए, अब ये ए पर्सन बी पर्सन को अलाउ करता है, किस चीज के बारे में अलाउ करता है कि ये अपनी प्रॉपर्टी को या फिर उस पर्सन को यूज करने के लिए देगा या किसी और पार्टी को किसी निर्धारित समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए देगा। एंड जो टर्म्स एंड कंडीशंस इनके बीच में तय हुई थी उन टर्म्स एंड कंडीशंस के बेस पर ये प्रॉपर्टी ए ने पर्सन बी को इस्तेमाल करने के लिए दे दी है। ये होता है लीज कॉन्ट्रैक्ट। अब जो पर्सन प्रॉपर्टी का ओनर था, इस सिनेरियो में पर्सन ए जो कि प्रॉपर्टी का ओनर था,
वो बन जाएगा लेसर, एंड जिस पर्सन को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है प्रॉपर्टी को वो बन जाएगा लेसी। अब इसका एक कॉमन एग्जांपल आपको बैंकिंग में भी मिल जाता है। जैसे बैंक के केस में लॉकर हम इस्तेमाल करते हैं, तो बैंक जो कि लॉकर का ओनर है, जो कि लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए देता है, तो बैंक बन जाएगा लेसर, एंड जो कस्टमर लॉकर का इस्तेमाल करता है वो बन जाएगा लेसी। तो आप इस चीज से भी यहां पर रिलेट कर सकते हैं। अब ये पर्सन यानी कि बी पर्सन, यानी कि जो पर्सन यहां पर लेसी था, वो पर्सन इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए कुछ एक पैसा जो है वो पे करेगा पर्सन ए को, जिसको हम लीज रेंटल्स के नाम से जानते हैं। वी बेसिकली नेम इट लीज रेंटल्स। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, एनिमल, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कोई भी फिक्स्ड या फिर मूवेबल एसेट यहां पर हो सकता है जिसको लीज पर दिया जा सके। अब लीज के कुछ एक फीचर्स हैं, उनके बारे में समझते हैं। पहली चीज, ये एक लीगल बाइंडिंग है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस निर्धारित की गई हैं पार्टीज की तरह, आपको उनको मानना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ ये एक गारंटी भी प्रोवाइड करता है। तो मेन चीजों को मैं यहां पर लिख देता हूं। पहली जो चीज है दैट्स लिटी टू, कि ये यहां पर लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी जो चीज है, ये एक गारंटी देता है किसको? लेसी को, यानी कि जिस पर्सन ने यूज करने के लिए चीज को लेना है उसको गारंटी देता है कि भाई आप इस चीज को इस्तेमाल कर पाओगे, आपको यहां पर इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, उसकी गारंटी यहां पर पर्सन को मिलती है। एंड फर्दर लेसर को यह गारंटी मिलती है कि आपके पास एक्चुअल में रेगुलर जो लीज रेंटल हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अब लीज जो है वो रेजिडेंशियल लीज भी हो सकती है, वो कमर्शियल लीज भी हो सकती है। रेजिडेंशियल लीज यानी कि जहां पर जो भी दो पार्टीज इन्वॉल्व है वो एक ही टेरिटरी की रहने वाली हैं, अगर वो डिफरेंट टेरिटरीज की है तो वो अलग लीज होगी। एंड इसी तरह से वो कमर्शियल लीज भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप की लीजेस होती हैं, राइट। तो हम यहां पर अकाउंट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझते हैं कि लीज के आपके पास अलग अलग क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। तो टाइप्स ऑफ लीज को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास दो टाइप्स रहती हैं। जो पहली हमारे पास लीज की टाइप रहने वाली है वो है ऑपरेटिंग लीज, एंड जो दूसरी टाइप हमारे पास है वो है फाइनेंस लीज। अब इसमें बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट रिलेटेड टू सेक्शन 117, यानी कि अकाउंटिंग, नॉट सेक्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116। वो कहता है कि जो लेसर है यानी कि जो ऑनर है प्रॉपर्टी का, वो ये डिसाइड करेगा, वो ये डेजिग्नेट करेगा कि जो लीज की टाइप थी वो फाइनेंस लीज थी कि वो ऑपरेटिंग लीज थी। अब जो आपके पास फाइनेंस लीज होती है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसके बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। तो फाइनेंस लीज को कैपिटल लीज या फिर सेल लीज के नाम से भी जाना जाता है। अब फाइनेंस का मतलब क्या रहता है? फाइनेंस का मतलब रहता है कि एंड में जाकर के एसेट उसी पर्सन को दे दिया जाएगा। सेम वे में फाइनेंस लीज का भी कुछ ऐसा ही मतलब है, यानी कि आप शुरू में लीज रेंटल उस पर्सन से लेते रहेंगे एंड एंड में जाकर के एक लमसम अमाउंट उस पर्सन से ले लेंगे, एंड फर्दर उस पर्टिकुलर एसेट की जो ओनरशिप होगी वो लेसी को ही आगे जाकर के ट्रांसफर कर दी जाएगी। दैट इज द टाइप ऑफ फाइनेंस लीज, या जिसको हम कैपिटल लीज या फिर सेल लीज भी कहते हैं। तो एक मेथड है जिसके थ्रू हम फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। किसको? लेसर को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। अब ऊपर के दोबारा से इस कॉन्ट्रैक्ट को समझिएगा। अब यहां पर जो लेसर है शुरू में लीज रेंटल ले रहा है, लेकिन बाद में जाकर के क्या होगा कि ये इस एसेट की, जो ये पर्टिकुलर एसेट था ये वाला, इस एसेट की ओनरशिप को इसी पर्सन को ट्रांसफर कर देगा, यानी कि लेसी को ही एंड में जाकर के ट्रांसफर कर देगा। दैट्स द फाइनेंस लीज। अब इन जनरल जो लीज होती है उसको फाइनेंस लीज किस मैनर में माना जाता है, क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं जिसे उसे फाइनेंस लीज माना जाए? पहली चीज कि जो ओनरशिप है अगर वो ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी कि जब यहां पर लीज पीरियड आपके पास एंड हो गया एंड फर्दर ओनरशिप जो थी वो ट्रांसफर कर दी गई है लेसी के पास, तब उसको फाइनेंस लीज कहते हैं। या फिर जब लेसी के पास ऑप्शन होती है कि वो उस एसेट को परचेज कर सकता है तो भी उसको फाइनेंस लीज कहते हैं। या फिर जो लीज आपका टेन्योर है, लीज टेन्योर जो है वो आपका ऑलमोस्ट इक्वल होता है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट के, दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। मान लीजिए इस एसेट की जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो 5 साल की थी एंड लीज पीरियड 4.5 साल का था, तो भी उसको फाइनेंस लीज मानते हैं। एंड साथ ही साथ जो लीज रेंटल आप ले रहे हैं लेसी से, जो लीज रेंटल आप ले रहे हैं लेसी से,
अगर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करें, यानी कि हमने 5 साल पैसा लेना था, अब हमने जो भी पैसा उससे लेना था लीज रेंटल की फॉर्म से, अगर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लें आज की डेट में, एंड वो प्रेजेंट वैल्यू उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के अगर ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू, तब भी उसको फाइनेंस लीज माना जाता है। या फिर अगर जो लीज्ड एसेट है वो स्पेशलाइज्ड नेचर का है, यानी कि लेसी के अलावा उसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो भी उसको फाइनेंस लीज माना जाता है। अगर लेसी के पास राइट रहता है, अधिकार रहता है लीज को कैंसिल करने का, एंड लेसर जो है अगर उसको कोई लॉस होता है इसकी कैंसिलेशन की वजह से, एंड वो सारे के सारे जो भी लॉसेस होंगे अगर वो लेसी के द्वारा बियर किए जाएंगे, तो भी उसको हम फाइनेंस लीज के नाम से जानते हैं। यानी कि लेसी लीज को कैंसिल कर देगा, लॉसेस भी लेसी ही पे करेगा, कोई और पे नहीं करेगा, तो भी उसको फाइनेंस लीज के नाम से जाना जाता है। या फिर अगर लेसी के पास राइट हो कि सेकेंडरी पीरियड, यानी कि पहले मान लीजिए मशीन जो थी वो दी गई लीज के ऊपर 5 साल के लिए, एंड लेसी के पास राइट है कि वो सेम मशीन को आगे जाकर के फिर से लीज पर ले सकता है एक और टर्म के लिए, तो भी उसको हम फाइनेंस लीज के नाम से ही जानते हैं, राइट। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो अगर एसेट से रिलेटेड जो भी रिस्क हैं, जो भी रिवॉर्ड्स हैं, जो कि इंसिडेंटल हैं ओनरशिप को लेकर के, अगर वो ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो फाइनेंस लीज है। जबकि अगर वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, यानी कि जो भी रिस्क रिवॉर्ड अगर ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो उसे हम ऑपरेटिंग लीज के नाम से जानेंगे। यानी कि अगर तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए तो फाइनेंस लीज होगी, अगर नहीं ट्रांसफर हुए तो उसे हम ऑपरेटिंग लीज के नाम से जानते हैं। एंड ये डेफिनेशन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 में कंप्लीटली यहां पर प्रोवाइड की गई है। अब जो ये ऑपरेटिंग लीज भी होती है, सो वी वर बेसिकली प्रीवियसली टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज की भी अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग लीज दो तरह की होती है, एक होती है वेट लीज, दूसरी होती है ड्राई लीज। वेट लीज होता है जहां पर जो लेसर है वो नो हाउ प्रोवाइड करेगा, यानी कि मशीन को किस तरह से चलाना है, एंड उस साथ के साथ जो भी इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है, उसकी टेक केयर भी अगर लेसर करेगा, यानी कि लेसर ही करता धरता होगा सब चीजों का, तो उसे हम वेट लीज कहते हैं। जहां पर लेसर का कोई लेना देना नहीं है उसको हम ड्राई लीज के नाम से जानते हैं। एंड इन जनरल अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग लीज वो टेनर होता है जब आपके पास जो लीज पीरियड है दैट इज एक्चुअली लेसर देन, जैसे कि हमने फाइनेंस लीज के केस में पढ़ा था कि अगर आपके पास लीज पीरियड इक्विवेलेंट है इकोनॉमिक लाइफ के तो वो फाइनेंस लीज थी, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर लीज पीरियड जो है दैट इज सब्सटेंशियली लेसर देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, जैसे इकोनॉमिक लाइफ जो है एसेट की मान लीजिए 10 साल की है, आप सिर्फ 6 महीने के लिए एसेट को लीज पर ले रहे हैं, तो वो आपके पास ऑपरेटिंग लीज कहलाएगी। एंड साथ ही साथ अगर लेसी के पास राइट है, यानी कि जिसने उधार पर लिया, जिसने यूज करने के लिए चीज को उधार लिया यहां पर, अगर वो कैंसिल करता है लीज को तो उसे कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, तो उसे भी ऑपरेटिंग लीज माना जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर टाइप लीज की होती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ एक पिक्चर्स ड्रॉ करी हैं, तो इनको ध्यान से समझेगा। तो पर्सन ए जो कि यहां पर एक एसेट को फाइनेंस करवाता है बैंक से, यानी कि इसने बैंक से फाइनेंस करवा लिया है इस एसेट को, एंड ये यहां पर बैंक को पे करेगा, यानी कि इसकी जिम्मेदारी है। एंड इसने फाइनेंस करके इस एसेट को आगे लीज पर दे दिया है पर्सन बी। तो इसके केस में एक अग्रीमेंट होता है इन 3 पर्संस के बीच में, यानी कि बैंक, पर्सन ए एंड पर्सन बी के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, जहां पर पर्सन बी क्या करेगा, जो लीज रेंटल है वो पे करेगा। इसमें से एक पार्ट कंपोनेंट जो है एज एन इंस्टॉलमेंट वो यहां पर बैंक को चला जाएगा, एंड फर्दर यहां पर एक पार्ट जो है वो यहां पर पर्सन ए को चला जाएगा, राइट। दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज अ लेवरेज्ड लीज। इसको लेवरेज्ड लीज क्यों कहा गया? क्योंकि पर्सन ए के पास अपने खुद के पैसे नहीं थे एसेट को परचेज करने के लिए, उसने बैंक से यहां पर लोन लेते हुए उस एसेट को परचेज किया एंड उसको आगे लीज पर दे दिया। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी लेवरेज्ड लीज ओवर हियर। तो इस वीडियो के पार्ट में हम फिलहाल इतना ही कवर करेंगे, एंड अगर आप चाहते हैं कि इससे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी जल्दी से जल्दी आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि मैं जल्दी से वो पार्ट आपके लिए लेकर आ पाऊं जिसमें हम टेक्निकलिटी के साथ समझेंगे कि लीज का एक्चुअल में बेनिफिट क्या है एंड फर्दर क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहां पर जेआरबी सीआरबी बैंक प्रमोशंस की तैयारी कर रहे हैं। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।